फ़ाहद शफीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं फॉर सिंध। थैंक यू फ़ाहद भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। बगैर किसी ताख़ीर के, हम क्योंकि सवाल करते रहते हैं, सारा कुछ होता रहता है, मैं चाहता हूँ कि बच्चे आपसे सवाल करें, आप सुने, देखें, समझें वो क्या कहना चाह रहे हैं, और रेहान भाई की मुस्कुराहट का जवाब बाद में लेते हैं। प्लीज़, आप में से कौन सवाल करना चाहता है? डॉक्टर फरियाल सलमान, आई एम हेडिंग बिजनेस डिपार्टमेंट ओवर हियर। अच्छा, मेरा सवाल पैनलिस्ट से तो है, ये सब चीज़ें जो आप लोगों ने बताई ना, ये इश्यूज़ नए नहीं हैं। आई एम 50+ जेन एक्स हूँ, चीज़ें सुनते आ रहे हैं, ये मसले आँख खोली है तो ये मसले थे और शायद मर जाएंगे इन मसलों के साथ। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। जो मेरा बड़ा मसला है वो ये कि मैं 22 साल से हायर एजुकेशन में पढ़ा रही हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, और मैंने 2 जनरेशन देखी हैं। तो ये इनकी हमारी जो जेन जी है, ये वाली जनरेशन, इनसे पहले वाले बच्चों को भी पढ़ाया, मिलेनियल्स को पढ़ाया। तो ये एक बच्चों के पास तो बहुत शिकायतें हैं, तो हम टीचर्स के पास भी तो बहुत सारे इश्यूज हैं। ये कौन सुनेगा? मतलब देयर इज़ अ बिग शिफ्ट इन द एटीट्यूड। जनाब क्लास में आना नहीं है, जनाब को शॉर्टकट चाहिए, जनाब की अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए, और टीचर पास कर दे और बेहतरीन GPA ले आए। तो भाई मतलब ये कि आपके पास शिकवे तो बहुत हैं, और अब आप ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि जी हमें अपॉर्चुनिटी नहीं। अपॉर्चुनिटी भाई बहुत है। जैसे अब रेहान साहब ने कहा ना, दिस डर्थ ऑफ, मतलब ये कि आपके पास कोई ये नहीं है कि आप कोई आपको कोई रोक रहा है, कोई कदम, सारा दिन आपके पास सेल फोन है, ये आपकी पूरी यूनिवर्सिटी है। तो ये एक जो एटीट्यूड शिफ्ट आया है मेरी जनरेशन से और मिलेनियल से और अब के बच्चों में, तो अगर ये चीज़ बच्चे अपनी इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनर्स नहीं लेंगे, सब कुछ हम पर डाल देंगे, और यही होता रहेगा कि जी हम हमारे लिए तो कुछ है नहीं, आप लोगों ने भाई जो हो गया ठीक है ना, बस सब बोलिए आगे बढ़िए। इसका जवाब अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो मैं बच्चों से ही करवा दूं, ताकि पता चल जाए एक्चुअली है ही उनके लिए मसला है भाई। इन सबको तो कटहरे में बिठा रहे हैं, तो इनसे भी तो पूछें पहले। इनसे अभी सवाल का जवाब लेते हैं। कौन जवाब देगा जी? किसको? आप? ओह माय गॉडनेस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवाद है और मैं कराची यूनिवर्सिटी। तो मेरा मैम को जवाब है कि चले मैं अटेंडेंस भी लेता हूँ पूरी, मैं अटेंडेंस में भी आता हूँ और मैं हर चीज़ टाइम पे जमा भी कराता हूँ, सबमिट भी कराता हूँ। लेकिन ये क्या कि एक स्पेशल जो बच्चा है उसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं और मेरे कम आ रहे हैं। फ़ारूक भाई ने जैसा कहा कि आज़ादी के ऊपर, तो आज़ादी अभी हमारे तकरीबन 2-4 दिन पहले कराची समनाबाद के इलाके में एक इशू आया, जिसके ऊपर एक हक मांगने पे, मतलब कि चाय नाश्ते के पैसे मांगने पे, एक कम्युनिटी का मैं नाम भी नहीं लेता कि ताकि उससे इंतशार ना फैले, क्योंकि सारी कौमें, सारी ज़बानें एक हैं, और कराची का यही तो मज़ा है कि इसमें सारी जो ज़बानें हैं वो मिलजुल के और इत्तेफाक से रहती हैं। तो सर मेरा ये है कि क्या मैं अपना हक मांग रहा हूँ और मुझे मारा जाए, ये मेरी आज़ादी है, और या मैं उनसे अपने हक के लिए एहतजाज करूँ और मुझे मारा जाए, मेरे ऊपर इंतदाद दहशतगर्दी की आदिल भाई इसका जवाब देते हैं, वो लगाए, तो क्या ये आज़ादी है? थैंक यू सर। एक मिनट, एक सेकंड पहले डॉक्टर साहिबा जरा डिसएग्री करिए कि वो फेवरेट और चोजन वन वाला क्या? डिसएग्री नहीं कर रही, आपका एक लफ्ज़ सही है, लेकिन कभी बहुत गौर से सोचिएगा कि आप किसके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या आपका काम सिर्फ यही रह गया है कि आप जलसों में जाकर शोर मचाएं और नाचें गाएं, या जलसों में जाकर सवाल उठाएं कि हमारे मसले कौन हल करेगा? क्या ये सियासतदान आपके मसलों का हल देते हैं या सिर्फ आपको अपने पंडाल भरने के लिए आपको बुलाते हैं? सोचिएगा कभी। आप जवाब दे रहे हैं आदिल भाई? नहीं, मैं दे रहा हूँ। एक देखें, एक ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही की कि जो हक मांगते हैं या अपने लिए एहतजाज कर रहे हैं तो उन पर फोर्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इनको आज़ादी की नेमत के बारे में जांचना है तो पड़ोस में चले जाएं, जहाँ पर जो है वो नमाज़ पढ़ने की, कुर्बानी करने की वो भी इजाज़त नहीं है। तो हमें यहाँ पे अगर इजाज़त है, बहुत सारी चीज़ों की आज़ादी है, तो इसी को हम आज़ादी कहते हैं। Assalamu alaikum to everyone, and this is Zareen Ahmad, and I would especially like to introduce myself as a student of Dr. Huma Bakai. Oh, okay. Okay, and my question is relevant to all the panelists who are sitting here. What plan do you all have to restore the education system in Pakistan overall? Like the government schools especially, who are barren, and everyone knows, I don't need to tell anything about it. I am myself a teacher, and I think about it a lot of times. चलें जी, आपके सवाल का जो जवाब है
टाइम तो हम कितना है जवाब देने आदिल अस्करी साहब आपसे शुरू करते हैं, फिर रेहान भाई से पूछेंगे कि आपका जो सोल्यूशन है क्या उससे एग्री भी करते हैं? एजुकेशन पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि सूबा सिंध के अंदर, क्योंकि सिंध असम्बली को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सूबा सिंध के अंदर 40,980 स्कूल हैं और इन 40,980 स्कूल्स में 5.1 बिलियन बच्चे पढ़ते हैं। और वो पढ़ते भी क्या स्टैंडर्ड्स हैं ये हमें सबको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो टीचर्स की इनरोलमेंट है, यानी कि टीचर्स जो गवर्नमेंट ने पढ़ाते हैं वहाँ पर, वो कोई 2.25 लाख के करीब है। 175,000, 40,000 स्कूल, 40,980 स्कूल, जिसमें से ये भी मैं बता दूं कि इसमें कराची और हैदराबाद के स्कूल, जो कराची के स्कूल कोई 1800 के करीब है, हैदराबाद के 700, तो टोटल हैं आपके पास कोई 2500 के करीब, 2500 स्कूल्स होंगे जो कराची और हैदराबाद के अंदर हैं, और बाकी रेस्ट आगे अंदरूनी सिंध की तरफ है, जो कि तो 39,000 के करीब, और वहाँ पर पढ़ाई नहीं है। 1,68,50,000 बच्चों में 80 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं इस सूबा सिंध के अंदर। 80 लाख का मतलब होता है ऑलमोस्ट 50% वो बच्चे हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए ज़िंदगी में, तो वो डायनामाइट्स हैं, ये पैदा किए जा रहे हैं जानबूझ के। और इसको किस तरीके से केटर किया जा रहा है, ये पूरी मैंने आपको कहा पहले ही, मैंने जब बात की थी तो मैंने कहा तो तरतीब से देखने की ज़रूरत है। ये जानबूझ के पैदा किए जा रहे हैं, क्योंकि एक तबके को चूँकि तालीम के बगैर तो नेशन ही नहीं बन सकती। तालीम इज़ द बेस्ट वेपन, यू नो। तो चूँकि तालीम नहीं देनी है तो इनको निज़ाम ऐसे ही रखना है। इस निज़ाम ने इनको अपने जराइम को छुपाने के लिए ये फ़िरक़ों का सहारा लेते हैं, मज़हब का सहारा लेते हैं, ज़बान का सहारा लेते हैं, ताकि तुम लोग ऐसे ही रहो, तुम्हारी डिवीज़न में इनका फ़ायदा है। तो हम तो यहाँ पर आए हैं तुम्हें अवेयरनेस देने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा बात होती है कि सियासतदान, भाई सियासतदान इतना बुरा नहीं है, उसके आसपास का इतराफ़, उसका निज़ाम, इस निज़ाम की तब्दीली की बात शुरू हो गई है ना, तो ये इनकी वजह से शुरू हुई है ना, जो भी इसमें मुलव्विस थे। तो इसकी बहुत सारी ऐसी और अगर जब तक ये तालीम पर अगर तवज्जो नहीं देंगे तो तब तक तब्दील नहीं होगा। इसी तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू 25 लाख ख़वातीन को 12,000 या 16,000 रुपये दिए जाते हैं। 25 लाख, ये वोटर्स हैं सारे, यानी कि ख़वातीन बांग्लादेश में 35% के करीब ख़वातीन काम करती हैं। अब वो खेतों में जो ख़वातीन काम करती थी उन्होंने भी छोड़ दिया। इस मुल्क में मसला अगर देखा जाए ना तो कल्चर सिर्फ हमारा ही है, बाकी तो इस मुल्क में सब एग्रीकल्चर है। फात साहब, इससे पहले कि मैं बच्चों की तरफ जाऊँ, ये जो हमने 2,000 रुपये 20,000 रुपये वाली आदत डाली है, बल्कि पिछले दिनों फिर मैं डेफिनेटली मोहसिन नकवी साहब को कोट करूँगा, उन्होंने कहा इससे आप इनको एंगेज नहीं कर सकते, ये इससे नहीं मुतमईन हो रहे, तो अब इनको मुतमईन कैसे करेंगे? देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि BISP एक अलग चैप्टर है। एजुकेशन की जैसे मैडम ने बात की, मैं आपको बताता चलूँ कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान में नेशनल एडोलेसेंट एंड यूथ पॉलिसी आने जा रही है, अनकरीब किसी वक्त भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। वो शहबाज शरीफ साहब ने इसी वजह से उसके ऊपर फोकस ग्रुप डिस्कशंस कराए डिफरेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कि हम एजुकेशन को सबसे ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। तो हमने उसमें एक सजेशन दिया और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने सिंध ने एक पूरा प्रपोज़ल बना के दिया था, उसमें से सबसे ज़्यादा चीज़ें उसमें इंडक्ट हुई हैं। तो कि एजुकेशन को ना फेडरल के हवाले कर देना चाहिए। इधर दो सिचुएशंस हैं, मैं क्लियर बोलता हूँ, और ये हमारी डिस्कशन अभी लास्ट वीक भी मैं गवर्नर साहब हम दोनों इस्लामाबाद थे, काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई, उसमें भी यही डिस्कशन हुई। वजह क्या है कि सिंध एजुकेशन एंड फेडरल एजुकेशन दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हों, उन दोनों को प्रॉब्लम्स होती हैं, और उनको प्रॉब्लम्स होने की वजह से जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे पहले अब क्या होता है कि सूबा सिंध अपनी इम्प्लीमेंटेशंस कराता है, 18वीं तरमीम के बाद हुआ था ना ये, ठीक है, हाँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ और मुझे यकीन है कि अगली तरमीम में ये हो जाएगा कि ये सूबे के वफाक के पास चले जाए एजुकेशन। तो वजह क्या है कि वो अपनी करता है, पंजाब अपनी करता है, KPK अपनी करता है। मैं क्योंकि PMLN का भी रिप्रेजेंटेटिव हूँ, उसको भी हेड करता हूँ, इलेक्शंस भी लड़ता हूँ, डेफिनेटली हमसे लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने 10 साल पंजाब के अंदर बहुत डिलीवर किया। नोबडी इज़ 100%, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करने बैठेंगे
तो सबसे बेहतर हम ही आपको निकल के आएंगे। कि बच्चे भी यानी करिकुलम को लेके एजुकेशन फेडरल की तरफ जा रही है, सूबे बनने चाहिए नहीं चाहिए, पॉपुलेशन, ये सब बात करना चाह रहा हूँ। थोड़ा क्विकली कौन सवाल करना चाहेगा? अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रैन अर्शिद अली, आई एम फ्रॉम नंबल यूनिवर्सिटी। अच्छा, मेरा सवाल पूरे पैनल से है कि एक वक्त ऐसा था कि जो कराची के हालात है ना वो दुबई के हालात के बिल्कुल इक्वल थे, मतलब डेवलपमेंट के और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, लेकिन आज जो कराची के हालात है ना वो सबके सामने है। तो इसका ज़िम्मेदार आखिर है कौन? और कराची के इकोनॉमिक राइट्स के साथ इतनी नाइंसाफ़ी आखिर क्यों हो रही है? और वो कौन सी सियासी जमातें हैं जो इन कराची के जो मसाइल हैं उन पे फोकस कर रही हैं? जो फोकस कर रही हैं जी। कौन है? कौन लेगा ये जिम्मेदारी? कौन फोकस कर रहा है? मैं बताता हूँ। नहीं, जमात इस्लामी तो फोकस कर रही है, इसको फोकस करती है, बात भी करती है। Okay. और कराची के इश्यूज़ पे हमने लास्ट टाइम जब इलेक्शन लड़ा था बल्दियाती, तो उस वक्त हम जमात इस्लामी सबसे बड़ी जमात के तौर पे उभरी भी थी, हमने कराची बेस सियासत की थी और इश्यूज़ की बात की थी। और अब हमें जितना इख्तियार मिला है नॉर्थ टाउन के अंदर हम उसको कर भी रहे हैं। लेकिन जो इनका सवाल है कि होना कराची के साथ इश्यूज़ क्यों हैं, कराची दुबई के साथ था और आज हम अगर उसका मवाजना लड़काना के साथ करें तो शायद बुरा ना हो। हम बिल्कुल बराबर हो गए हैं। सिंध हुकूमत की मसावत है कि उन्होंने एक जैसा कर दिया सारे शहरों को, उसको तो कराची के जैसा नहीं किया लेकिन कराची को उसके लड़काना के जैसा कर दिया। तो बहरहाल हमारा इशू तो है ये, लेकिन इस वक्त हम यौम आज़ादी पर है। मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है कि हम यौम आज़ादी पे इस तरह की बातें ना करें। तो आपकी तरफ कम इस तरह के सवाल हैं? नहीं, मैं सवाल करें। नहीं, यौम आज़ादी पे तो ऐसे सवाल होने चाहिए। नहीं, वो बुनियाद देखें फहद साहब, मैं तो चाहता हूँ कि सवालात करें आप, हम सवाल देंगे। मैंने शुरू में भी इस प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग से पहले भी इन तमाम बच्चों से दरख्वास्त की थी कि पार्लिमानी नज़्म ज़ब्त में रहते हुए आप जो बात करना चाहें प्लीज़ करें। तो अगला सवाल किसका है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब अब्बासी है और मैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से हूँ। छोटा सवाल मेरा बिल्कुल छोटा सा है। हमें तकरीबन 79 बरस हो गए आज़ाद हुए। हमारा मसला आज भी वही है कि हम आज़ादी सिर्फ बाजा बजाने, झंडा लगाने और जश्न मनाने को समझते हैं, जबकि इस यूथ से पूछें ये आज़ादी किसको समझते हैं तो ये सबसे पहले पता है क्या बात करेंगे? इंसाफ, तालीम, रोज़गार और डिग्निटी की बात करेंगे। इनको ये आज़ादी चाहिए। सवाल क्या है? सवाल मेरा ये है, आपने जैसे कहा कि हमें लैपटॉप मिल रहे हैं, हमें लैपटॉप नहीं चाहिए। मैंने अभी कहा ही नहीं है लैपटॉप। वो आप दे रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर की, आपने लैपटॉप नहीं चाहिए ये आप बोले, मैं कह रहा हूँ, मैंने नहीं कहा अभी। नहीं, पूरे पाकिस्तान में मैं भी आऊँगा बात हो रही लैपटॉप पे। तो लैपटॉप नहीं चाहिए इस यूथ को, इसका हक चाहिए। रिकॉर्ड बोल रहे हैं आप, ये लैपटॉप नहीं चाहिए मुझे। आपको लैपटॉप नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? हमें हमारा हक चाहिए, इंसाफ चाहिए, तालीम चाहिए, हमारा यकसा निज़ाम तालीम हो पूरे मुल्क में। अभी कहा गया कि जो सिंध की तालीम है इसको भी क्या कर दिया जाए फेडरल के अंडर। फेडरल से तो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी नहीं चल रही, तो वो क्या खाक सिंध को चलाएंगे? हमारी यूनिवर्सिटी के मसाइल में मैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। खैर, ये डेफिनेटली आपका हक है और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपको सेटिस्फाई करें। जो मैं एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा था ना, वो मैं ये कह रहा था कि एक ही करिकुलम निकलना चाहिए, वो हर सूबे पे इम्प्लीमेंट हो। जो अपने अपने सिचुएशंस लेके आते हैं ना, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस होती है। और जहाँ तक रही बात फेडरल यूनिवर्सिटी की, उसके ऊपर आदिल भाई यहाँ बैठे हुए और इसके ऊपर वफाक, अभी पिछले दिनों हड़ताल भी हुई थी और भी बड़े मामलात हुए थे, तो उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम जारी है। चीज़ें देखिए, होता क्या है कि जो सूबे के अंदर चीज़ें होती हैं ना, वो सूबाई हुकूमत उसके अंदर अपना इनपुट डाल के उसको मैनिपुलेट इस तरह कर लेते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर हम किसी और तरमीम के साथ जाते हैं और सूबों का मसला, आइंदा आने वाले दिनों में तो ये हम 70 साल से कर रहे हैं। सूबे का इख्तियार कम करके चीज़ें वापस विफाक पे चली जाती हैं। फिर मैं ये नहीं कह रहा भाई, ऑन रिकॉर्ड है, मैं ये नहीं कह रहा। अगला सवाल। मेरा नाम हाशिम खान है, कराची यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि अभी बात चल रही है कि मुल्क में नए वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की ज़रूरत है, तो इससे हमारी इकॉनमी को मतलब इसमें क्या असर पड़ेगा? क्योंकि बात तो ये ब्यूरोक्रेसी तो सेम रहेगी, सारी चीज़ें सेम रहेगी। ये कहीं हमें एक समझ लें, एक ना पुराना प्रोडक्ट नए पैकेजिंग में दिया जा रहा है कि ना मुल्क को पहले एक जो 19 ग्रेड का अफसर जो पहले सिंध में बैठ के करप्शन करता था, वो सेंट्रल सिंध में बैठ के करप्शन करेगा। बात वही रहेगी। तो हमारी इकॉनमी पे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि सारी डेमोग्राफिक्स जो हैं, सारी डायनामिक्स वो तो सेम रहेंगी। देखिए, आपने अपने सवाल में शायद आधा जवाब तो दे ही दिया है। ये सवाल जो है ज़्यादातर गवर्नेंस से पर्टेन करता है, मोर टुवर्ड्स गवर्नेंस दैन इकोनॉमी। बट देखें, जैसे अभी ये बात कर रहे थे, एक फेडरल के ज़ुमरे में आ जाना चाहिए एजुकेशन को। मैं एक हद तक तो एग्री करता हूँ,
और इससे फिर जाहिर सी बात है डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द इकॉनमी में भी आप ये सेम मॉडल अपना सकते हैं। देखिए एजुकेशन की मिसाल ले लेते हैं, इट्स द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री एंड एनी इकॉनमी, सही है। जब तक आप एक यूनानिमस यूनाइटेड एजुकेशन काउंसिल नहीं बनाएंगे जो कि इस आजकल के जदीद दौर के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को नहीं होंगे उसमें, और उनको आप अथॉरिटी नहीं देंगे टू हायर एंड टू फायर एंड टू अपॉइंट ऑन मेरिट, आपका निज़ाम, आपने जितने यूनिट्स बनाने हैं, आपने जो करना है, इट विल नॉट चेंज, सही है, कुछ भी नहीं होगा। बाकी कॉस्मेटिक चेंजेस हम ज़रूर करते रहेंगे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बन गए, गवर्नेंस शायद थोड़ी बेहतर हो गई, मगर देखें जैसे एमपीएस साहब भी बैठे हुए हैं, सही है, जमात इस्लामी से भी बैठे हुए हैं, तो वी हैव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ओवर हियर एज वेल। बात ये है कि हम इंडिपेंडेंस तो बहुत बात करते हैं, 1947 की बात करते हैं, इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि एक जो है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है हमारे पास फ्रीडम टू एक्सरसाइज रिलीजन भी है, ठीक है, यहाँ पे हर रिलीजन से जो है ना ताल्लुक़ रखने वाला अफराद हैं, मगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहाँ गई? ये क्यों नहीं बात करते हमारे सियासतदान आईएमएफ के? आईएमएफ क्यों लगे रहते हैं? मुझे इस बात का कोई जवाब देना। आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि देखें, आप स्टूडेंट्स हैं सारे, जाहिर सी बात है आप लोगों को ग्रो करना है, आप लोगों ने प्रोफेशनल लाइफ में आना है, तो व्हाई डोंट यू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ द हैवक, द wreckage that is being caused to our economy in the name of IMF programs? आप पढ़ते क्यों नहीं, आप सवाल क्यों नहीं करते हैं? देखें, मैडम हुमा का बिल्कुल सही पॉइंट ऑफ व्यू था कि आपका वजूद सिर्फ इस वजह से नहीं है कि आप पॉलिटिकल पार्टियों के जलसों में जाएं, सही है, और अपनी ज़िंदगी ज़ाया करें। दैट इज़ नॉट वाई यू आर बॉर्न। यू आर बॉर्न बिकॉज आपका एक पर्पज़ है ना ज़िंदगी में, एक माइंडसेट है। आप जब तक कोर इशू को नहीं हैंडल करेंगे या समझेंगे, you cannot take the next step. The first step is financial independence. जब तक आप कर्जे में डूबे रहेंगे, जब तक आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, आपके रेवेन्यू टारगेट्स, अब तो गवर्नेंस फॉर दैट मैटर एज वेल IMF डिक्टेटेड होगी, हाउ कैन यू प्रोग्रेस? जब तक आपकी एक डोमेस्टिक रेसिपी नहीं बनेगी विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी। अभी देखें, एक मिसाल दे देता हूँ, शायद आप लोग अगर इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज़ में, हमारे जो पैरिटी रेट है, रुपए की कदर है अगेंस्ट द US डॉलर, हमारा रुपया अंडर वैल्यूड है। इसका मतलब ये है कि हर 10 रुपये पे 2% इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो आप अगर 30 रुपये से इस वक्त हमारे रुपया अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब आपकी 6% महंगाई तो मैन मेड है, ये तो हुकूमत इसको पास ऑन कर रही है आप लोगों पे। आप लोग इसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? ठीक है, AI अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह, वाई डज द यूथ ऑफ टुडे नॉट केयर अबाउट द wreckage दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय मैन टू द यंगर जनरेशन? दिस इज द एक्चुअल कोर इशू, और इस पे मेरा अभी तक मैंने कोई बात ही नहीं सुनी। चलें जी, अगला सवाल। मेरा नाम मुताहिर बिन निहाल है और मैं NAD यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। मेरा सवाल सबसे ये है कि हम ये कहते हैं कि जेन ज़ी और यूथ जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, मगर जब बात आती है यूथ को, मतलब यूथ की पॉलिसीज़ बनाने की, एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाने की, यूनिवर्सिटी की गवर्नेंस बनाने की, जो तलबा हैं उनको इसका हिस्सा क्यों नहीं बनाया जाता? एक तालिब इल्म तालीम पर या टेक्नोलॉजीज़ पर उसी वक्त फोकस कर सकेगा जब वो पुरसुकून माहौल से यूनिवर्सिटी में पढ़ सकेगा। जब उसको यूनिवर्सिटी रोड से गुजर के यूनिवर्सिटी जाना होगा और ये ख्याल होगा उसके पास कि वो यूनिवर्सिटी रोड से होकर जाएगा, उसी रोड से वापसी आएगा, तो वो फिर तालीम पर फोकस कैसे करेगा? वो यूनिवर्सिटी रोड तो उस पर एक बवाल जान बना हुआ है। तो मेरा सवाल यही है कि हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है कि तालिब इल्म को डिसीजन मेकिंग टेबल पे बैठाया जाए ना। तालिब इल्म इसलिए तो नहीं है ना कि वो तकरीबात में आकर या इस तरीके की महफिल में आके अपने मसाइल को डिस्कस करे। तालिब इल्म इसलिए ताकि वो इस चीज़ का हिस्सा बने, डिसीजन मेकिंग टेबल पे बैठे और अपने मसाइल को हल करने के लिए खुद आगे बढ़कर काम करे। और ये उस वक्त होगा कि जब स्टूडेंट यूनियन बहाल की जाएगी। तो फौरन मैं डॉक्टर साहबा का प्लीज़ एक टेक ले लूँ, फिर आपके पास। डॉक्टर साहबा, ये मुझे लगा कि एक मसला तो यूनिवर्सिटी रोड का है, वो तो ज़ाहिर है पूरा कराची पे बात कर रहा है, लेकिन एक मसला ये है कि सिस्टम का हिस्सा नहीं बना रहे, बनना चाह रहे हैं, बना नहीं पा रहे या बन नहीं पा रहे। क्या 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 खतरा है या क्या मसला है? क्यों नहीं इनको अकोमोडेट और एंटरटेन करें हम? इसमें आपसे एक बहुत माजरत के साथ बात करूँ ना कि अगर टीवी शो में मसलों का हल होना होता ना, वो हो चुके होते हैं। हर शाम हम मसला हल कर देते हैं। बल्कि हम तो हर शाम नए मसले ढूंढ रहे हैं। हर शाम हम नया मसला
उठा देते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि यूथ के साथ एक कंप्लीट डिस्कनेक्ट है। हमारी ना तो पार्लियामेंट में वो फैक्टर्ड इन है, ना डिसीजन मेकिंग में फैक्टर्ड इन है, ना ये सोच और फहम है कि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। यहाँ सब बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, फिर मुझे बताएं ना पिछले 5 साल से, पिछले 5 बजट से हर साल तालीम का बजट हर हुकूमत ने, हर शेड और कलर की हुकूमत ने कम क्यों कर दिया? अगर ये इतने आपके लिए अहम है तो इनके लिए पैसे, क्योंकि जब आप तालीम और सेहत के लिए पैसे एलोकेट करते हैं ना, तो आप बच्चों के लिए पैसे एलोकेट करते हैं। क्या बचा है सेहत और तालीम के ज़ुमरे में इस जनरेशन के लिए? जी फात साहब। अच्छा, मैडम की बात को थोड़ा सा करेक्ट करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सारे सूबों में हर बजट में सबसे ज़्यादा बजट तालीम का रखा गया है सूबा पंजाब में। ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है और बहुत ज़्यादा बच्चे कह रहे हैं दिखाई नहीं दे रहा। ये मेरे ग्लासेस लगाएं और कंपैरिजन करें जाके कि पाकिस्तान के सारे सूबों में गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ। नहीं, आप ओवरऑल देखिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। पंजाब बड़ा सूबा है, वहाँ पे बजट हो सकता है हमसे ज़्यादा हो। चलिए मैं मान लेती हूँ आपका सूबा भी बड़ा, आपका बजट भी ज़्यादा, आपकी गवर्नेंस भी बेहतर, मैं ये सब बातें मान लेती हूँ, लेकिन उसको कंपेयर कर लीजिए ना। मैं कंपेयर ही करेंगे ना। आबादी को देखिए, ये स्टैटिस्टिक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वर्ल्ड बैंक की स्टैटिस्टिक्स है, जो मैं बहुत माजरत के साथ आपसे शेयर आई एग्री विद यू। बेसिकली होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि सूबा पंजाब को भी सिंध की तरह बना दें तो वी आर एग्री। ये इतनी, लेकिन आप उस चीज को, आप उस चीज को, ये बच्चे कह रहे हैं कि अगर पंजाब मैं उधर आ रहा हूँ, मैं उधर आ रहा हूँ, आप उसकी बात करें, आप उसकी बात करें। एक सेकंड, मैं माजरत, ये इतनी नामुनासिब और तासुब भरी बात है। क्या सिंध आपका नहीं है? सिंध हमारा है, मैं तो सिंध में रहता हूँ। क्या हम हमारे आपके नहीं है? मैं तो सिंध में रहता हूँ, मैं सिंध में रहता हूँ। मैं कराची का बॉर्न अप हूँ, कराची का बॉर्न अप हूँ, मैं सिंध में रहता हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, इसी शहर में रहा हूँ। और जहाँ तक रही पॉलिटिक्स की, देखिए कंपैरिजन किया जाता है। नोबडी इज़ 100% इन दिस वर्ल्ड। मैं भी नहीं हूँ या इस पैनल में, या इधर कोई भी नहीं है, लेकिन बेहतर कौन है उसको फॉलो किया जाता है किसी भी सिचुएशन में, कोई प्रोडक्ट क्यों ना हो। तो मैं इसलिए हमेशा ये बात करता हूँ कि हम सबसे बेहतर हैं, और ये हमेशा से यही बात रही है। तो एजुकेशन की जो बात है, वहाँ तक जहाँ मैं आ रहा था, जैसे हमारे भाई ने बात की कि यूथ का इनपुट, इस वक्त आपको ये पता हो शायद कि एवरी ईयर प्राइम मिनिस्टर एक नेशनल यूथ काउंसिल बनाते हैं। 113 बच्चे उसमें होते हैं, उसका मेरिट के ऊपर सिलेक्शन होती है, ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन होती है, क्राइटेरिया उसका डिसाइडेड है। वो नेशनल यूथ काउंसिल 13 बच्चे ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, 100 पाकिस्तान होते हैं, उसमें गर्ल्स, बॉयज़, ट्रांसजेंडर, डिसेबल सब होते हैं। वो पॉलिसी मेकिंग के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ के पॉलिटिक्स को हमेशा पीछे लेके जाया जाता है। मतलब अच्छा, मेरी तो पॉलिटिशियंस का आज के दिन हम पॉलिटिक्स पे तो बात ही ना नहीं, देखिए ज़रूरी है, क्योंकि कायदे आज़म ने भी स्ट्रगल की, पॉलिटिक्स करके उन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।